जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सैनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने पिछली वीडियो में इस मॉडल पेपर का 1 से लेकर 2 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब 3 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको बच्चों वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना ताकि आपको वीडियो अच्छे से साफ दिखाई दे और आप उसका आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्लास को देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। उसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कौन है 12, 15 और 21, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का किया जाता है बच्चों, भाग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। तो 2 का भाग लगेगा 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। क्या फिर 2 का भाग जाता है 6 में, तो बिल्कुल जाता है। तो कितनी बार जाता है, 3 बार। अब लगाएंगे 3 का, तो 3 एकम 3। अच्छा देखो, अब ये 2 के पाड़े में तो 15 आता नहीं है, किसके पाड़े में आता है, कौन सी अभाज्य संख्या के पाड़े में आता है, 3 वाली जो अभाज्य संख्या उसके पाड़े में आता है। तो आपको बोलना 3। तो 3 पंजो 15, फिर 5 में हमारी अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा, 5 एकम 5। अब 7 बच्चों वो 3 के में आता है, तो 3 का पाड़ा लगाओगे इसमें, तो 7 में 21 में कितनी, 7 है 21, और 7 में लगाओगे 7 एकम 7। तो आपको परीक्षा में ये वाली नहीं दिखाना, आपको ये नहीं दिखाना परीक्षा में, आपको तो केवल ये दिखाना कि जो 12 का गुणनखंड आया वो क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे आपके पास 15 का कितना आया है, 3 गुणा 5। ऐसे आपके पास 21 का कितना आया है, 3 गुणा 7। केवल आपको परीक्षा में ये वाला दिखाना है। अब इसने पूछा कि एचसीएफ, तो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ कितना होगा, आपको लिखना है कि 15, 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा। देखो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन संख्या। तो यहां से देखिए कॉमन कौन दिखाई दे रहा है आपको, 3, 3, 3, सभी में 3 है क्या, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम होता है न्यूनतम संख्या, कि आपको सबसे पहले वो लेना है जो संख्या अधिक बार आ रही है, जिसका प्रयोग आप अधिक बार कर रहे हैं, जोड़े के रूप में जो भी संख्या अधिक बार आएगी पहले उसे उठाना है। तो यहां देखिए सबसे अधिक बार कौन है, 2। कितनी बार है, 2 गुणा 2, 2 बार है। उसके बाद में आपको देखना, देखिए 3 यहां भी एक बार है, एक बार एक बार है, तो आपको 3 एक बार, तो एक बार ही लेना है। फिर 5 भी एक बार है, और 7 भी कितना है, एक बार है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, पहले इसको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये हो गया 20 गुणा और 3, 3 7 21। अब 21 दूनी कितना होता है, 42, तो कितना आएगा, 420। आपको क्या करना कि 5 की संख्या के साथ को 2 को गुणा करना कि एक जीरो के रूप में बन जाए, उसके बाद में आसान होता है गुणा करने में। तो इस तरह देखो 420 आ गया। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे परीक्षा में, 12, 15 और 21, 21 का एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 3 और 420 होगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरह आपको परीक्षा में लिखना है। तो 1वें नंबर आपका बिल्कुल एक नंबर, ये 1 नंबर का तो है ही, तो काटेगा कहां पे, क्योंकि बिल्कुल आपने एक तरफ सही से क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया है, तो नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो बच्चों अगला देखिए क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपको क्या दिया गया है, शून्यकों का योग। एक तो दिया गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया गया आपको, -1/4। दूसरा आपको दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो वो कितना दिया आपको, 1/4। ये दिया आपको शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दे रखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो जब भी ऐसा दे रखा है तो आपको क्या करना, अब देखो शून्यों का योगफल तो कितना दे रखा है, आप जानते हैं शून्यों का योगफल होता क्या है। तो इसका मतलब आपको दे रखा है शून्यों का योगफल, शून्यों का
योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों? तो आप जानते हो शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए। मतलब आपको बोला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अब अल्फा और बीटा का मान तो आपको दे रखा माइनस 1/4 और माइनस बी बटे ए। तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आप देखो इसके सामने देखना है, जिसका मान जिसके सामने उसके सामने उसी का मान होगा। तो बी का मान यहाँ पे कितना? 1 और ए का मान आपके कितना है? 4। ऐसे आपको क्या लिखना है? आपको देखना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, यहां से देखो अल्फा बीटा का मान आपको कितना दे रखा है? 1/4। सी और ए का मान आपके पास कितना है? 4। ठीक है, ए का मान कितना आ गया? 4। अब यहां से देखो, आप चाहो तो इस तरह काट सकते हो आप, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां से सी बराबर कितना आएगा? 1। सी बराबर कितना आ गया? 1। ये तो हमारे पास आ गया यहां तक। अब आप जानते हो एक चीज, एक बच्चे आप एक बात जानते हो, आप क्या जानते हो कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा आपके पास देखो समीकरण क्या आपके? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहां से दी गया समीकरण आपको निकालना है। ए का मान एक स्थान पर रखिए, ए का मान कितना है? 4, तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान आपके पास कितना है? 1, तो ये हो गया 1 एक्स। सी का मान कितना है? 1 बराबर 0। तो आपके पास आपके पास दी घात समीकरण क्या आ गया? दी घात समीकरण क्या आ गया? 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपका उत्तर है। वैसे तो मैंने आपको एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा, इसलिए आपको दिखाई दे रहा कि बड़ा क्वेश्चन है। बाकी एकदम आसान क्वेश्चन, आपको तो डायरेक्ट सूत्र लगाना है और उत्तर आ जाएगा, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी आपके। एक तरीका तो इसका देखो ये वाला है, एक तरीका तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, एक तरीका और है इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा तरीका बताता हूं आपको, तो आपने ले लिया होगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका देखो, बिल्कुल आसान है वो, तो आपके पास सिर्फ सूत्र ही है, केवल उसी में रखना है और उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट आपका। ये तो आपको किताबी वाला है, ये भी किताब का ही है आपका। जो कौन सा है? द्विघात समीकरण क्या होता है? तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, माइनस का निशान आएगा, माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहां से देखिए आप, एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का मान आपको, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? माइनस 1/4, और अल्फा और बीटा का मान कितना आपके पास? 1/4। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है? माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखो इस 1/4 को क्या है? यहां से हटाना है, तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो आपको क्या लिखना है कि समीकरण को 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करो तो इधर करोगे तो होगा 4 एक्स स्क्वायर 4 गुणा 1/4 एक्स 4 गुणा 1/4 बराबर 0। 4 से 4 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, क्या होगा? 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही तो समीकरण बार भी हमारे पास आता है रवि, ये है। तो ये हमारा देगा समीकरण। आप इस तरीके से कर लो, उस तरीके से, दोनों ही सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक संख्या x का दुगना y से 24 अधिक है, इस वाक्य को प्रकट करने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए इसको। इसने कहा कि एक संख्या x, मतलब वो संख्या कौन सी है? x है। क्या है वो? इसने बोला एक संख्या x का मतलब है वो संख्या हमारी x। इस x का क्या करना आपको? दुगना। इस x का दुगना y से कितना अधिक है? 24 अधिक है। तो देखो x का तो दुगना हो गया, देखो प्लस का सा निशान लग रहा है, दुगना, x का तो दुगना, y से कितना है? 24 अधिक है। तो आपको 24 इधर जोड़ना, बराबर का निशान लगा के क्या करना है आपको? 24 x की तरफ नहीं जोड़ना, किसकी तरफ जोड़ना है? y की तरफ जोड़ना है। तो इसका मतलब जब भी आपको ऐसा कहा कि वो इसे अधिक है, कम है,
तो आपको जो बोला गया उस संख्या में जिसमें नहीं बोलेगा उस वाली संख्या में आपको जोड़ना है या घटाना है। तो उल्टी दिशा से घटाना आपको। तो ये वाला कितना हो गया 2x बराबर y प्लस 24। इस y को इधर भेज दो तो कितना आएगा 2x माइनस वाई बराबर 24। तो यही आपका समीकरण है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है। दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर हो तो आपको AB ज्ञात करना। आपको क्या दिया गया कि दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। कौन से दिए गए हैं, जैसे मैं बनाता हूं इसके डायग्राम। एक तो है ABC और दूसरा वाला कौन सा है PQ और R। आपको दिया गया है कि जो ABC त्रिभुज है ना वो समरूप है त्रिभुज किसके PQR के। अब आप जानते हो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां से देखो ये वाला क्या है AB और इसका क्या आएगा PQ और इस वाले का क्या है BC बटे इस वाले का क्या है QR बराबर इस वाले का क्या रहेगा AC और इस वाले का क्या रहेगा ये वाला या थ्री लाइन खींच रहा हूं मैं या क्या है PR। इस तरह इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको दिया गया है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्या है परिमाप। याद रखना बच्चों, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो परिमाप होता है वो उनकी भुजाओं का अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब भुजाओं के अनुपात के मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे आपको क्या लिखना है, जैसे त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है हमारे पास AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR बराबर होगा AC बटे PR। अब आपको जिसका मान दे रखा उसी को इसके बराबर करके हमें क्या निकालना है, उत्तर निकालना है। तो देखो त्रिभुज ABC और इसका परिमाप दे रखा, इसका कितना है 36 और इस वाले का कितना है 24। यहां पे देखो हमें किसका मान दिया है PQ, किसका मान दिया है PQ, AB का निकालना है। तो AB को तो ऐसे ऐसे रखो और PQ का मान कितना है 10। ठीक है, तो यहां से वज्र गुणन कर लो तो यहां से क्या आएगा 24 AB बराबर कितना आएगा 36 गुणा 10। अब इसे 24 गुणा में इधर भेज दो तो इधर किस में जाएगा भाग में। AB बराबर 36 गुणा 10 बटे में 24। देखो काटो इसे तो ये कितने से कट रहा है 6 चौक 24 6 6 36। ठीक है, यहां से देखो अब कितने में कट रहा है, 2 से काटेंगे तो ये वाला कितना कटेगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 3 दूनी 6। तो यहां से आपके पास AB बराबर कितना आ गया 3 को और कट रहा गया यहां से ये कट रहा ना 5 5 दूनी 10। देखो ये तो कट गया 3 बार और ये रह गया 2 बार। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गया 5 बार। तो 3 गुणा 5 तो 3 गुणा 5 बचा है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास AB भुजा कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इस तरह निकालना है। तो आपको याद रखना है जब दो त्रिभुजों का परिमाप आपको दिया गया तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, परिमाप के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए बच्चों 5 का, इस तीसरे में 5वां पार्ट है ये। यदि बिंदु Q 01 बिंदु P और R का मध्य बिंदु है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या कहा गया है कि एक बिंदु दिया गया आपको, जैसे आपको है एक तो P है और एक R है। कौन सा P का बिंदु क्या है 5 - 4 और R का क्या है x और 6। इनका मध्य बिंदु है कौन Q और Q के निर्देशांक कितने 0 1। तो आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना। किसका मान निकालना बच्चों, x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालोगे तो क्या करना, आपको मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है, x का मान आ जाएगा हमारे पास। केवल x का तो पूछा गया है ना, किसी और का तो नहीं पूछा गया है। तो आपको देखना है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु क्या होता है xy बराबर क्या होता है x1 + x2 बटे 2
y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से आप अक्स का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो यहां से देखो अक्स बराबर, ठीक है, अक्स बराबर आपको क्या लेना है, x1 प्लस x2 बटे 2। देखो ये तो होता है x1 y1, ये होता है x y, और ये होता है x2 और y2। तो यहां से x का मान तो क्या आपके पास 0, x1 का मान कितना आपके पास 5, x2 का मान कितना आपके पास x बटे में 2। यहां से आपको क्या करना, वज्र गुणन कर दो। तो यहां से देखो 2 तो जाएगा इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा इधर 2 गुणा 0 बराबर ये कितना हो जाएगा 5 प्लस x। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 प्लस x, इस 5 को इधर भेजो तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास -5। यही आपका उत्तर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मध्य बिंदु बोला, इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं। अगला देखिए बच्चों, तीसरे का छठा पार्ट क्या लिखा है, यदि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल है, आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो क्या होता है, अर्धगोले, आपको लिखना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों याद रखना 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आपको बुक में भी दे रखा है, मतलब क्वेश्चन में भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तभी जब भी एक ही आकृति के में दो क्या दे रखे, दो क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहां से क्या आएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। तो यहां से पाई से तो पाई कट गया, तो यहां से हो गया 3 आर स्क्वायर बराबर 48। ठीक है, इसको एक को इधर भेज दो, 3 को उधर भेजो, तो आर स्क्वायर बराबर 48 बटे 2, 3 सॉरी। तो यहां से आएगा 3 एकम 3, कितना बच गया 1, 3 छिके 18, 3 छिके 18, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग होता है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की लंबाई कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब लिख सकते हो इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें दिक्कत आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इतना पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा 3 के में, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब बेलन की क्या निकालनी, त्रिज्या निकालनी। अब सबसे पहले आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्या पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको लिखना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो होता है 2 पाई आर एच। यहां पे आपको एच का मान दे रखा है कितना 11 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है 968 सेंटीमीटर। अब ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, तो दोनों ही वक्र है, एक बेलन के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप क्या लिखोगे 2 पाई आर एच बराबर 968। अब आपको पाई किसका मान दे रखा है, किसका, एच का मान दे रखा था 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 11 बराबर 968। क्योंकि आपको आर का तो मान निकालना है, पाई का मान आपको 22/7 लेना है, जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। ठीक है, अब इस वाले को देखो, जो भाग में उसको तो वो तो जाएगा गुणा में, और जो गुणा में वो किस में जाएगा, भाग में। तो आर बराबर आएगा 968 गुणा 7 बटे में क्या आएगा 22 दूनी 44 इंटू 11। अब जिसको काट लो, इसे 11 के पाड़े से कट रहा होगा, 11 8 88 कट जाएगा, तो 11 8 88, फिर बच गया 8, तो 11 8 88 फिर। अब आगे कितना आएगा 44 दूनी 88 होता है, तो आर बराबर कितना आएगा 2 गुणा 7, तो आर बराबर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। इस तरह निकालना। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे आपको लग ही रहा कि पता नहीं क्या पूछा गया है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8, क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। जैसे एक वर्त है और वर्त में त्रिज्याखंड कैसे होता है तो वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। ये वाला एक वर्त है, ये वर्त का है केंद्र जो मान लेते वो है। तो ये क्या कहलाता है, दो त्रिज्याओं के मध्य का भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। ये त्रिज्याखंड हो गया ए और बी। अब त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको इसकी, 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 6 होगी क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है तो 6 सेंटीमीटर। कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आपको इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है इस वाले भाग का कि ये क्षेत्रफल कितना है, कितना कवर किया इसने, ये वाला बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको आर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहां से आपको लिखना वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ये वाला ही होता है। यहां भी डिग्री लगा दी आज, यहां भी आप डिग्री लगाइए, ठीक है। तो यहां से देखो पाई का मान तो आपको वही 22/7 लेना है क्योंकि इसने बोला नहीं है कि आपको क्या लेके चल रहा है। आर का मान आपके पास है 6 गुणा 6 क्योंकि इसको लगा है बटे 7, मतलब गुणा में 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 से 6 कट गया तो आपके पास आएगा 22/7 गुणा 6। अब देखो जब भी इसके नीचे 1 लगा दो तो ऊपर वाले से गुणा नीचे वाले से, तो 12 को 22 से गुणा करोगे 6 दूनी 12 से 6 दूनी 12 13 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आप आगे चाहो तो इसको काट सकते हो वरना यही छोड़ देना, अब यही आपका उत्तर है तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, एक चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी पर से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चिमनी क्या होती है बच्चों, तो आपने देखा भट्टा वाला जो भट्टे ईंट ठोकाते हैं तो उस पर वहां क्या बनी होती है, वो गोल गोल आकार की बनी होती है, उसे बोलते हैं चिमनी बोलते हैं। तो जैसे ये वाली हम मान लेते हैं कि ये वाली भाई क्या है, हमारी चिमनी है, ठीक है। इसके क्या पूछा गया, इसके आधार से, आधार कौन है जहां पे टिकी हुई, इसके आधार से 200 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं ये वाली 200 मीटर दूरी है, कितनी है 200 मीटर दूरी, ठीक है। इस 200 मीटर दूरी से इसका उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। उन्नयन कोण होता है बच्चों जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है उन्नयन कोण, मतलब आपको यहां से नीचे से आपको कहां जाना है, चिमनी के ऊपर की तरफ, तो ये आपका क्या रहेगा उन्नयन कोण। ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। आपको पूछा गया कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये चिमनी है इसकी क्या निकालनी है ऊंचाई। तो आप मान लीजिए कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है h, किसमें देखा मीटर में, तो h मीटर है। यहां से ए बी सी होगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना, मान लेना है कि माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, ठीक है। यहां से आपको देखो क्या दे रखा है, ये आधार। अब ये तो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है इसमें ये वाला तो क्या हो गया लंब और ये वाला क्या हो गया आधार, और 90 डिग्री के जे सामने वाला क्या कहलाता है बच्चों कर्ण। तो यहां से देखो लंब बटे आधार किसका होता है, तो tan का होता है। तो यहां से आप लगाओगे tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, लंब कितना है h, आधार कितना है 200। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, 3 बराबर h बटे 200। इसके नीचे 1 लगा दो, यहां से वज्र गुण कर लो, तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा 200√3 मीटर। तो आपके पास चिमनी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 200√3 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत आपको, इस तरह आपको क्वेश्चन निकालना है। बस आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको डायग्राम आनी चाहिए, डायग्राम अगर आप समझ पाते हो तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तीसरे क्वेश्चन का ये अंतिम क्वेश्चन है 10वां। तो क्या लिखा है, किसी स्तंभ की चोटी का 49 कोण, 49 का मतलब होता है उन्नयन कोण ही होता है बच्चों। 49 कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री पे है, 15 डिग्री है तथा स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर 49 कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि ये वाला हमारे पास क्या है स्तंभ है, ठीक है।
हो गया। अब यहां से एक बार आपको एक समतल खींच लेना कि ये वाला इसका समतल है। अब इसने क्या कहा गया है कि यहां से इसका पहला 100 मीटर की दूरी चलने के बाद मतलब इसका जो पहले क्या बोला गया 49 कोण, किसी स्तंभ की चोटी से 49 समतल पर स्थित एक बिंदु से कितना 15 डिग्री। मान लेते ये कोई एक बिंदु है, यहां से इसका 49 मतलब उन्नयन कोण कितना डिग्री है 15 डिग्री है बच्चों, कितना है 15 डिग्री। उसके बाद में क्या बोला कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने के बाद, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक मान लो कि इसने 100 मीटर दूरी चला, 100 मीटर दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण मतलब 49 कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्तंभ, तो मैं मान लेता हूं कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है h मीटर। नाम दे दो A B C और D। तो यहां से आपको क्या करना है, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और यहां से अब देखो एक बार आप ध्यान से समझ देखो बच्चों, ये वाली होती है एक क्या होता है सरल रेखा होती है। उस सरल रेखा पे बनने वाले कोण कितने होते हैं, इनको कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। जैसे इस पे जितने भी कोण बनेंगे ना उन सभी का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक बार के लिए आप ध्यान रखना कि एक सरल रेखा है ये वाली, तो यहां देखो 30 डिग्री है, तो ये देखो इस तरह बना हुआ है इस तरह, तो ये वाला कितना है 30 डिग्री है, तो इधर वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, तो कितना होगा 150, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 150। अब 150 देखो, अब आप जानते हो कि ये वाला एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री, तो ये तो आ गया 150 और 15 ये आ गया, तो कितना आ गया 5 6 1, कितना डिग्री और बच गया 15 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री। 15 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप जानते हो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह बना ही, देखो मैं बना देता हूं इस तरह, जैसे मान लेते हैं ये वाला कितना है 150 डिग्री, ये वाला कितना आ गया 15 डिग्री और ये वाला भी कितना है 15 डिग्री। अब देखो जिस कोण के सामने वाले, इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये, इस नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। अब जिसका कोण होता है उसके जेड सामने वाली भुजा, ये दोनों भुजा क्या रहेंगी बराबर, क्या रहेंगी, जैसे ये वाली ए बी बराबर होगी किसके एसी के, क्योंकि संगत कोणों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है। अब इसके जेड सामने वाली भुजा ये वाली एसी होगी और इसके जेड सामने वाली भुजा कौन होगी, संगत भुजा ए बी होगी, तो ये क्या रहेंगी बराबर। अब यहां से देखिए ये वाली, इस कोण के जेड सामने वाली भुजा कौन है, ये वाली है क्या, और इस कोण के जेड सामने वाली भुजा कौन है, तो यहां से देखो कौन सी भुजा होगी, यहां से एसी बराबर होगी किसके सीडी के, एसी बराबर होगी किसके सीडी के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, इसका कोण अगर ये देखो कोण 15 डिग्री है तो 15 डिग्री तो हम निकाल नहीं सकते, इसके लिए इस तरह है इतना बड़ा करना पड़ा। अब आपको देखो सीडी का मान कितना दे रखा है बच्चों 100 मीटर, तो इसका मतलब एसी भी कितनी होगी 100 मीटर, तो ये वाली भी कितनी होगी आपके पास 100 मीटर होगी, एसी भी कितनी होगी 100 मीटर। अब देखो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब स्तंभ की निकाल दिया था तो ये वाले तो हो गया कौन लंब और ये वाला कौन हो गया कर्ण, तो यहां से आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो आपके पास क्या है, यहां पे थीटा का मान तो कितना हो जाएगा आपके पास सॉरी बच्चों, थीटा का मान तो हो जाएगा 30 डिग्री, यहां से ए बी कितना आपके पास h मीटर और यहां से जो आपका एसी है ये कितना आ गया आपके पास 100 मीटर। अब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहां से आप क्या लोगे, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लोगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो यहां से लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का, तो यहां से क्या आएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहां से साइन थीटा का मान आपको दे रखा 30 डिग्री, लंब कितना आपके पास h और आपके पास कर्ण कितना है 100। साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/2, तो h बटे 100 वज्र गुणन कर लीजिए यहां से, तो यहां से क्या आएगा 2h बराबर 100, h बराबर कितना आएगा 100/2, 100 में 2 का भाग तो कितना आएगा 50, तो यहां से कितना आएगा h का मान कितना आएगा 50 मीटर। तो आपके पास किसकी पूछी गई स्तंभ की, तो आप लिख सकते हो कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी 50 मीटर है, लिखना अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी 50 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो बच्चों हमने इस 3 का क्वेश्चन पूरा कर लिया। इसमें कितने क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये कहा गया है कि एक अपरिमेय संख्या, तो इसको सिद्ध करना है। अब बच्चों जब भी ऐसी कोई संख्या होती है तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या करता है, उल्टी संख्या माननी पड़ती है। मैं जैसे ये अपरिमेय, तो हमें क्या मान के चलना पड़ता है, परिमेय संख्या मान के चलना पड़ता है। और फिर वापिस क्या कर सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या क्या करना, सिद्ध करना है, वो भी विरोधाभास के द्वारा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपकी बात 100% क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। ऐसा ये जरूरी नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपकी बात अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। क्योंकि 2-3 एग्जाम लगी है, तो पहले वाली तो उनमें आया नहीं था, लेकिन अब की बार ये अवश्य आएगा। तो देखना आपको क्या करना, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां ए और बी दो सह-अभाज्य संख्याएं है। अब आपने जब इसको परिमेय संख्या माना, तो वो परिमेय संख्या माना तो आपको कोई दो संख्या माननी पड़ेगी। परिमेय संख्या कौन सी है, तो हमने माना जहां ए और बी दो सहभाज्य का मतलब होता है बच्चों जिनका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। परिमेय संख्या जहां ए और बी दो सहभाज्य संख्या है, जहां बी नॉट इक्वल 0 है। क्या है, जहां पे बी का मान क्या रहेगा, 0 नहीं रहेगा। बी का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा मान क्या हो जाएगा, हमारा अनंत हो जाएगा। तो बी का मान क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। नॉट इक्वल का मतलब बी का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो आपको लिखना है, फिर लिखना है अतः 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या लिखना है, ए बटे बी। क्योंकि ये परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, रूट 3 को तो यहां रोकना है, रूट 3 को यहां रोकना है, और ये 5 को उधर भेजना। तो इसी को इधर ले आओ, रूट 3 को इधर भेजो, तो ये होगा रूट 3 5 माइनस ए बटे बी। मैंने इसको भेज दिया, तो इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। बस बात है कि मैंने वापस संख्या को बदल दिया है। इस तरह आप लिख सकते हो कि 5 में से, अब तो यहां से एक ले लो, तो एलसीएम लोगे यहां से, तो यहां क्या आएगा, बी। अब एक में बी का भाग हो तो बी पर जाएगा, बी को 5 से गुणा करोगे कितना होगा, 5b माइनस बी में बी का भाग लगाओगे, एक पर जाएगा, ए को ए से गुणा करोगे, ए आएगा। तो आपके पास क्या आ गया, रूट 3 बराबर 5b माइनस ए बटे बी। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाली संख्या, अब ए और बी दो तो क्या पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यहां जो ए और बी सहभाज्य परिमेय संख्या होती है ना, वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। यहां आप लिख भी सकते हो, जहां ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे, चूंकि ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं है। अगर बच्चों ये ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आप लिखोगे चूंकि 5b माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्याएं है। अगर एक बात बताओ बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या तो ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो आप लिखोगे अतः रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि रूट 3 तो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है? क्योंकि हमने पिछली वीडियो अच्छे से समझा था कि रूट के अंदर जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब रूट 3 तो क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने तो इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो आप लिखोगे अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है, विरोधाभास। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, जहां क्या लिखोगे, जहां रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब आप बताओगे रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें रूट क्यों मिला, ये विरोधाभास में क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने जो हमारी बात मानी थी कि ये तो क्या एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या लिखोगे, अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारी मानी गई पूर्व, पूर्व मतलब जो पहले आपने माना पूर्व है, कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः यह निष्कर्ष, अतः क्या होता है, अतः इस सारी बात को मिला के क्या निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। देखो वापिस इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया कि हमने, अपरिमेय संख्या है, तो यही सिद्ध करना था हमें। वापिस इसको क्या सिद्ध कर दिया हमने, अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या माना, फिर क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस एक और दो बार आप इस क्लास को देखोगे ना, तो आपके दिमाग में ये ऐसा कैसा रट जाएगा। रटने का मतलब आपको जम जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो एक बार से दो बार इसको रिवाइज करके देखना ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। समझना बच्चों, जैसे बोला कि जैसे मान लेके हमें एक शून्य का माना, इसका क्या है, एल्फा है। क्या है, एल्फा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा। यही तो होगा, क्योंकि एक शून्य हमने क्या माना, एल्फा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका 1/अल्फा, क्योंकि एल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/अल्फा। मतलब तो ये एक शून्य तो हो गया, मतलब पहला शून्य ये हो गया, दूसरा वाला शून्य ये हो गया। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा, उल्टा लिखना है। इसे गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे आपको मानना है, माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का प्रथम शून्यक एल्फा और इसका दूसरा, या इसका मान लेते हैं, तथा इसका दूसरा व्युत्क्रम, तथा इसका दूसरा शून्यक क्या मान लेंगे, 1/अल्फा है। मतलब व्युत्क्रम तो 1/अल्फा हो गया। इसका कहने का अर्थ हुआ जो अल्फा है वो तो अल्फा ही है, और यहां पे बीटा का मान आपके पास कितना आ गया, 1/अल्फा आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, देखो यहां से आपके पास क्या है, ये तो ए है, बी सी आपको दे रखा है। आपको बताना कि वो प्रतिबंध कौन सा आएगा कि जब ये एक शून्य दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, तब। तो आपको क्या लिखना है, यहां से आप जानते हो शून्य को का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, शून्य का गुणनफल तो बच्चों होता है c/a। मतलब आप लिखते हो एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। एल्फा का मान तो आपके पास एल्फा है, लेकिन बीटा का मान कितना है, 1/अल्फा बराबर c/a। देखो यहां से एल्फा से तो एल्फा कट गया, तो एक बराबर कितना आ गया आपके पास, c/a। नीचे एक लगा दो, तो वजह गुण करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, c बराबर a। यही आपका प्रतिबंध है। जो प्रतिबंध आपको पूछा गया ना, वो वाला यही है कि c बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यही आपको उत्तर है। बस आपको याद रखना है कि मतलब आपको किस एक शून्यक दे रखा, तो एक शून्यक अल्फा है, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। अब जैसे आप वो बीटा वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बीटा मान लोगे तो इसका व्युत्क्रम क्या 1/बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इस तरह करना, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से निकालना है, विलोपन से। आपको समीकरण दे रखा है 1 और 2, विलोपन विधि से निकालना। तो सबसे पहले आप देखोगे बच्चों इसको सरल कैसे करेंगे। देखो ये वाला तो प्लस है y का, और ये वाला माइनस है। जब ये एक प्लस और एक माइनस होता है, सेम संख्या होती है, मतलब सेम संख्या होती है, तो आप क्या करोगे, अगर प्लस माइनस है, देखो ये प्लस है माइनस, तो आपको सीधा लिखना है जोड़ने पे। क्या लिखना है, जोड़ने पे। अगर दोनों ही प्लस है तो आपको लिखना है घटाने पे। क्या लिखना है, घटाने पे। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो लिखना है जोड़ने पे, और एक दोनों ही प्लस है तो क्या लिखना है आपको, घटाने पे। सेम है, तो आप देखो जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 4x। अब इनको जोड़ोगे तो ये प्लस है ये माइनस, ये तो क्या हो जाएगा 0, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8।
तो देखो यहां से उधर भेजो इस 4 को, तो अक्स बराबर कितना आएगा 8/4। तो ये कितना होगा 4 दूनी 8। तो अक्स का मान कितना आ गया 2। अब अक्स का मान 2 आप दोनों समीकरण किसी एक में रख देना, किसी में भी रख देना, उत्तर आपका सेम आएगा। तो जैसे मैंने रखा कि यहां पे मैंने रखा कि समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो रखो, तो यहां आएगा 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 6। तो ये होगा 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 6। 4 को उधर भेजो, y बराबर 6 माइनस 4। तो y का मान कितना आ गया 2। तो y का मान क्या आ गया 2। बस यही तो है। अतः आप लिख सकते हो x बराबर 2 और y बराबर 2 है। ठीक है, इसके शून्यक है। ऐसे भी लिख सकते हो कि रेखीय समीकरण दे रखे हैं उनके मतलब x और y का मान क्या है शून्यक नहीं है, दी घात समीकरण के निकालते शून्यक 2। ठीक है, ये तो रेखिक है, तो x का 2 है और y का मान भी कितना है 2 है। यही आपका उत्तर है। अब अगर आपको जांच भी करना, अगर क्वेश्चन में दे दे कि जांच कीजिए, तो यहाँ किसी भी समीकरण एक में रख देना, अगर दोनों साइडें क्या हो जाती है बराबर हो जाती है तो उत्तर सही है, नहीं तो आपका गलत है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, मतलब स्थित है कि कोण P बराबर क्या कोण आर टी एस है। तो दर्शाए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक है, आपको दिया गया पी आर और क्यू आर। ये वाली तो पी आर है और ये वाली क्यू आर है। पी आर पे तो क्या है आपके पास बिंदु है एस, ठीक है, और क्यू आर पे क्या आपके बिंदु टी है स्थित है। तो इन दोनों को मिला देते हैं ये वाला। ठीक है, अब आगे देखिए, इसने बोला कि कोण P बराबर है, ये वाला कोण P बराबर है कोण आर टी एस। आर टी एस में तो जो मध्य वाला कोण होता है इस कोण की, टी वाले की, इस कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू कि ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस के इस छोटे वाले त्रिभुज के। ये वाला आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी दिया गया उसको लिख देना कि दिया है कि लिखना है कि पी क्यू आर कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ऐसे लिख दो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और क्यू आर भुजाओं पर एस और टी बिंदु स्थित है। ठीक है, स्थित है, तथा आपको क्या दिया गया है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। ठीक है, ये वाला हो गया। कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल आसान था। अब देखो सिद्ध क्या करके लाना है, सिद्ध आपको करना है कि कोण P बराबर है कोण आर टी, सॉरी ये वाला सिद्ध थोड़ी करना है, ये तो दिया है। सिद्ध करना आपको त्रिभुज आर पी क्यू और समरूप है त्रिभुज आर टी एस, ये सिद्ध करना है। अब यहां से आपको लिखना उपपत्ति में इन्हीं त्रिभुजों को तो सिद्ध करना है। तो आपको लिखना कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस। अब समरूप करने का नियम क्या होता है, या तो हम दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात को क्या कर दो बराबर कर दो, और या किसी एक कोण को बराबर कर दो, या किन्हीं दो कोणों को बराबर कर दो, तो भी क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो यहां से देखिए आप, एक तो बच्चों आपको कोण ये क्या दिया गया, पहले से क्या दिया गया है बराबर दिया गया है। दूसरा आप देखोगे तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या आ रहा है उभयनिष्ठ आ रहा है। कौन सा कोण आर, कौन सा कोण देखो आर, देखो इसके अंदर भी आर है और इसके भी अंदर क्या है आर है, तो उभयनिष्ठ हो गया क्या। तो यहां से आप लिखोगे कि कोण आर बराबर कोण आर, क्या लिखोगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है, क्या दिया गया कि कोण P बराबर कोण आर टी एस के, ये क्या आपको दिया है तो अब बस दो कोण बराबर हो गए, तो आप लिखोगे अतः कोण समरूपता से आप क्या लिखोगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के।
बस यही सिद्ध करना था। बस लग तो रहा था पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल देखो आसान हो गया, सब कुछ इसको क्वेश्चन में दे रखा मैं, तो बस आसान हो गया, बिल्कुल आसान था। इस तरह आपको सिद्ध करना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, बिंदुओं 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। जैसे आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ऐसे आप क्या है कि डायग्राम के रूप में बना लिया करो, ताकि आसान हो जाएगा। ए बी, इसके है 0 0 निर्देशांक है, इसके है 5 और -3। मान लेते हैं इनके मध्य बिंदु कौन पी है, तो उसके निर्देशांक मान लेते क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है, जिसके निर्देशांक एक्स वाई है। इस तरह आप लिखोगे ना, तो क्वेश्चन में एक भी मतलब आपका आधा नंबर या पाव नंबर कटने की भी कोई आस नहीं है। आपके थोड़ा सा देखते ही आपका एग्जामिनर आपके पूरे में से पूरे नंबर दे देगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं है। वो तो ये देखा कि बच्चे की भाषा क्या है, लिखने की भाषा क्या है, कि लिख कैसे रहा है, बस इसी को ज्यादातर देखता है, वो नंबर दे देता है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या लिखना है, अब मध्य बिंदु सूत्र पता होना चाहिए। मध्य बिंदु क्या होता है, एक्स वाई, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से क्या आएगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अब देखो यहां से ये तो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो x बराबर क्या, x1 कितना 0 और x2 कितना 5 बटे में 2। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, 5 बटे 2। और इसी प्रकार में क्या है, y बराबर क्या आएगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो क्या आएगा, y का मान y1 0 है, y2 कितना -3 बटे में 2। देखो 0 तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, -3 बटे 2। तो y का मान भी ये आ गया। तो आप लिख सकते हो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है आपके पास बच्चों, क्या है, 5 बटे 2 और -3 बटे 2 है। बस ये आसान, बिल्कुल आसान था। बस लग ही रहा क्वेश्चन को कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो और भी आसान है। आपको सीधा क्या है कि 30 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आप तो जानते हो बच्चों, 2 गुणा 10 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3 बटे 1 - 10 30 का मान 1/√3। इसको लगा तो इसके ऊपर भी इसको लगा दो। आगे क्या आएगा, 2/√3। यहां देखो एक का स्क्वायर तो कितना होगा 1, लेकिन √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3। देखो √3 का अगर स्क्वायर करोगे ना बच्चों, तो यहां से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 3। अब यहां से तो आपके पास कितना आएगा 2/√3। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 3। अब देखो इसके नीचे लगाओ, 1 का भाग लगाओ 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 माइनस 3 में 3 का भाग लगाओगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। तो आपके पास कितना आ गया 2/√3 बटे में क्या कितना आ गया, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2/3। तो ये तो इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास, तो कितना आएगा 2 गुणा 3 2√3। तो 2 से 2 कट गया। अब देखो आपके पास कितना आया 3/√3। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3 बटे √3। क्योंकि देखो आप अगर √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आता है 3। तो देखो 3 से 3 √3 कट गया, तो कितना आ गया आपके पास 3 √3। तो यही आपका उत्तर था। बिल्कुल आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि 10 30 10 60 10 90 10 45 का मान क्या होता है, उस तरह मान रखना और उत्तर निकालना। बिल्कुल आसान था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले तो एक मीनार और एक भवन बना लो। देखो ये तो हो गया मीनार और ये वाला हो गया भवन। अब इनके बीच की दूरी है तो उसको पहले ही मिला लो। देखो इन दोनों को टच कर लो कि भाई दोनों है।
ठीक है। अब ये वाला तो क्या है, मीनार हो गया, क्योंकि मीनार बड़ा होता है और भवन क्या होता है, छोटा, भवन। आगे देखो क्या किया, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु है, और ये भवन का पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है और ये मीनार का शिखर। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये तो है भवन का शिखर, तो ये वाला कोण कितने डिग्री बोला आपको, 30 डिग्री है। आगे पढ़िए आप, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। ये वाला कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। आगे पढ़ो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई भी दे रखी है आपको कितनी, 50 मीटर, तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी निकाली, भवन की। तो भवन की मान लेते हैं कितनी है, h मीटर है। नाम दे दो A, B, C और D। सबसे पहले आपको मानना है भवन की ऊंचाई, तो क्या करोगे, माना भवन की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है, तथा आपको ये वाली दूरी भी चाहिएगी, तो इसको मान लो अक्ष मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, अक्ष मीटर, तथा आप लिखोगे BC अक्ष मीटर है, ठीक है। क्योंकि ये चाहिए कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये निकालेंगे तभी तो हमारे पास आएगा। अब कोई जरूरी अगर नहीं भी मानोगे तो भी हम काम कर लेंगे, क्योंकि BC भुजा लेके चल लेंगे, दिक्कत थोड़ी उसमें, तब भी हमारा हो जाएगा। अब देखो, अब किसी को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इस अक्ष का मान निकालना जरूरी है, तो हम इस वाले त्रिभुज से निकालेंगे। और कौन कौन सा होगा, 60 डिग्री। तो आप त्रिभुज लेना, आपको त्रिभुज कौन सा, ABC, त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखो, ये तो है लंब और ये हमारे पास क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का। तो आप लिखोगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहां से tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। लंब कितना आपके पास, 50, और आधार कितना, अक्ष। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो √3 बराबर 50 बटे अक्ष। तो इसके नीचे 1 लगा दो, वज्र गुण कर लो, तो यहां से आएगा √3 अक्ष बराबर 50। तो यहां से इधर भेजो इस √3 को, तो अक्ष बराबर हो गया 50 बटे √3। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 1। अब इसी तरह आप क्या करोगे, इस वाले त्रिभुज को लेकर चलोगे, कौन से, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में इस वाले को। तो यहां से लंब तो है h और आधार क्या है, अक्ष। तो यहां भी क्या लिखेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां से tan थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। लंब कितना है, h, और आधार कितना, अक्ष। तो यहां से आएगा tan 30 का मान 1 बटे √3 h बटे अक्ष। तो वज्र गुण करोगे तो अक्ष बराबर कितना आएगा, √3h। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से अक्ष का मान रख दो। तो यहां से लिखोगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से अक्ष का मान रखने पर तो रखो। तो यहां से रखोगे तो ये हो गया 50 बटे √3 बराबर √3h। नीचे 1 लगाओ, वजह गुण कर लो। तो यहां से आपके पास कितना आएगा, √3h गुणा √3 बराबर 50। √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 3h बराबर 50। तो h बराबर कितना आएगा, 50 बटे 3। 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 एकम 3 कितना आएगा, 3 एकम 3 50 ही है ना। तो 3 एकम 3 आ गया। अब यहां से देखो कितना बच गया आपके पास, 3 एकम 3 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21 हो जाएगा। 3 6 18, फिर 2 बच गया, 2 में भागने जाओगे पॉइंट लगाओगे, 3 6 18, 3 6 18 लगभग आएगा आपके पास, क्या आएगा, लगभग। तो आप लिख सकते हो h बराबर कितना आएगा, 16.66 मीटर। ये किसमें आ जाएगा, लगभग। तो आपके पास भवन की ऊंचाई कितनी आएगी, ये वाली, तो ये आ जाएगी 16.66 मीटर लगभग। या 7 लिख सकते हो आप, 7 भी लिख सकते हो, इसको 7 लिख सकते हो आप, कितना, 6 7, ठीक है। तो 6 7 आ जाएगा, ये लगभग में आएगा। तो यही हमारा उत्तर था। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर समझ में आना चाहिए, डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं है। जब आपको डायग्राम आएगा तभी आप कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।